नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए जो कि पहला ही जो आपका चैप्टर है ट्रेड परिचय व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उससे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है धूम्रपान। तो देखिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये जो हानि होती है एक व्यक्तिगत, यहाँ पे हानि हम कह सकते हैं जो कि एक व्यक्तिगत लागत है। तो ये आपका जो आदत है ये क्या है, ये आपका जो आता है भौतिक हानि के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन दिया गया कंपन। तो साथियों, कंपन मतलब वाइब्रेशन की बात किया जा रहा है। तो वाइब्रेशन जो होता है एक भौतिक हानि होता है, जो कि ये जो आपका होता है उपकरणों के द्वारा होता है। तो ये जो है इसके नुकसान भी बहुत ही होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपन है ये आपका जो आता है भौतिक हानि के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है क्षरण। क्षरण का मतलब यहाँ पे कोरेशन की बात किया जा रहा है। तो रासायनिक प्रक्रिया ये है एक, लेकिन ये जो आपका आता है भौतिक के अंतर्गत नहीं आता है। जो क्षरण होता है ये आपका रासायनिक प्रक्रिया है जो कि ये धातुओं को प्रभावित करता है। तो इस कारण ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बात किया जा रहा है। तो ये जो होता है एक परमाणु गुण होता है जो कि विकिरण उत्सर्जित करता है। तो ये आपका भौतिक हानि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो भौतिक हानि के अंतर्गत आता है वो केवल कंपन आता है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया फ्लैट नोज प्लायर। तो ध्यान रखिएगा साथियों, फ्लैट नोज प्लायर जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है जो सतह होती है, जैसे कि फ्लैट के जो सतह है उसको पकड़ने के लिए किया जाता है, ना कि यहाँ पे लूप और हुक बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया कि लॉन्ग नोज प्लायर। तो लॉन्ग नोज प्लायर भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग नोज जो प्लायर होता है इसका उपयोग जो किया जाता है जैसे बहुत ही यहाँ पे पतली चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई मशीन पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपका प्लायर नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का, क्योंकि इसका जो आगे वाला सिरा होता है वो काफ़ी नुकीला होता है और यहाँ पे कम एरिया घेरता है। तो उससे हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे सकरी जगह हो, मतलब बहुत ही कम जगह हो, तो उसे यहाँ पे पकड़ने के लिए मान लीजिए कहीं आपका काम कर रहे हैं, यदि नट गिर जाता है और वहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं ज़्यादातर। तो उस चीज़ को उठाने के लिए या पकड़ने के लिए कोई चीज़ है तो उसको हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का। तो इसका हुक और लूप से कोई संबंध नहीं है, तो इसी कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया राउंड नोज प्लायर। तो ये आपका राउंड नोज प्लायर जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों राउंड नोज जो प्लायर होता है इसका उपयोग जो किया जाता है तार के हुक और लूप बनाने में ही किया जाता है, किसी और यहाँ पे काम में नहीं किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डायगोनल कटिंग प्लायर। तो डायगोनल कटिंग जो प्लायर होता है इसका उपयोग तार काटने के लिए किया जाता है, ना कि किसी चीज़ को यहाँ पे मोड़ने या पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तार काटने के लिए किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है वो केवल सी ऑप्शन सही हो जाता है, ना कि ए बी और यहाँ पे डी ऑप्शन। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। सबसे पहले तो आप संचेतक चिन्ह को देखिएगा। आप, मैं यहाँ पे फिगर तो नहीं कवर किया हूँ, लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो संचेतक जो चिन्ह होता है साथियों उसका जो कलर होता है पीला होता है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया नीला। तो नीला जो होता है ये इसका जो उपयोग किया जाता है एक सूचना संकेत के लिए किया जाता है, ना कि यहाँ पे विशेष रूप में संचेतक का यहाँ पे किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे श्वेत का बात किया गया है। तो श्वेत रंग का जो उपयोग किया जाता है ये पृष्ठभूमि के लिए किया जाता है, ये संचेतक चिन्ह के लिए नहीं किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और पीला यहाँ पे दिया गया है, तो पीला रंग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पीला रंग का जो उपयोग किया जाता है वो आपका चेतावनी के तौर पे किया जाता है, संचेतक के रूप में किया जाता है। इसी कारण हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन।
डी ऑप्शन दिया गया हरा। तो हरा रंग जो किया जाता है सुरक्षा के लिए किया जाता है। जी हाँ, यदि सुरक्षा संकेत आपको देना हो तो वहाँ पे आप हरा कलर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है केवल केवल सी ऑप्शन सही हो जाता है। संचेतक चिन्ह का जो यहाँ पे पश्च भाग है उसको हम किस कलर से इंडिकेट करते हैं, तो पीला कलर से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि विद्युत में यदि आग लगी हो तो वहां पे हम हेलान गैस का उपयोग करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो हेलान गैस होता है इसका उपयोग ही विद्युत उपकरण में यदि आग लगी हो तो उसके बुझाने के लिए ही किया जाता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फोम दिया गया है, तो फोम जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है, जैसे तरल पदार्थ है तो यदि तरल पदार्थ में आग लगी हो तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस कारण यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया गैस का। तो देखिए, गैस जो होता है साथियों ये सामान्य हम कह सकते हैं, जैसे कि यदि इसकी जो जरूरत पड़ती है यहाँ पे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि एक सामान्य शब्द है ये। तो यहाँ पे इसका उपयोग जो किया जाता है बिजली के यहाँ पे आग तो बुझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस कारण हम यहाँ पे बिल्कुल गलत मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन है पानी का। तो पानी जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, सबको मालूम है। और यदि विद्युत में आग लगी हो और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है तो हम इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है और भी खतरनाक हो जाता है और खुद को भी यहाँ पे हानि पहुंचाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उपयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन जो दिया गया है हेलोन गैस, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन ही दिया गया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो धुएं की बात किया जा रहा है, तो धुआं यहाँ पर ज़्यादा आपको कहाँ पे प्रभावित करता है, नाक में जाता है तभी आप वो धुआं ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मास्क का हम उपयोग कर सकते हैं, नाक मास्क का, जैसे कि यहाँ पे डी ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल सही मारेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया गया कि ए प्रेन, तो ये आपका जो ए प्रेन है ये शरीर जो शरीर होता है, बॉडी जो होता है उसकी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन ये से धुएं से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो इस कारण हमारा जो सही गलत हो जाता है, ये ए ऑप्शन गलत हो जाता है। चश्मा यहाँ पे दिया गया, तो चश्मा जो होता है आंखों की सुरक्षा के लिए होता है, तो धुएं से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस कारण जो हमारा ये भी गलत हो जाता है। ईयर प्लग यहाँ पे दिया गया, तो ईयर जो प्लग होता है ये कानों की सुरक्षा के लिए होता है, तो ये आपका धुएं से कोई संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे डी ऑप्शन सही है, नाक मास्क। डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 में यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सावधानियां में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सावधानियां में आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, जो यहाँ पे बात किया गया कृत्रिम श्वास विधि का, तो इसमें जो आपका होता है एक होता है जो कि नेल्सन की भुजा ऊपर से पीछे की दबाव विधि। तो इसमें जो किया जाता है कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और भी होता है मुंह से मुंह होता है, तो उसका अलग विधि होता है। जैसे ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन में कि मुंह से मुंह विधि। तो ये जो आपका मुंह से मुंह विधि होता है ये आपका अलग होता है, जो कि एक सामान्य श्वास के लिए यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे मुंह से नाक विधि दिया गया है, तो मुंह से नाक विधि तब उपयोग किया जाता है जब मुंह में श्वास यहाँ पे संभव हो, उस समय हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुंह से नाक विधि हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पे दिया गया नेल्सन की भुजा ऊपर और पीछे दबाव विधि, मतलब कि उल्टा करके पीछे क्या करना, दबाव डालना, पीठ पे दबाव डालना। ये आपकी जो प्रक्रिया होती है कृत्रिम श्वास विधि की प्रक्रिया होती है, ये सबसे उत्तम माना जाता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे। बाकी ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सैफर विधि, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। जो सैफर विधि होता है ये पीठ के बल लेटाया जाता है और व्यक्ति के लिए आपका किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता है। तो ये हमारा सैफर विधि अलग होता है। बाकी यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, नेल्सन की भुजा ऊपर से पीछे दबाव विधि, डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे अलग अलग हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मोटर घरेलू उपकरण जैसे कि पंखे और मिक्सर में सामान्य उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर किस उपकरण में उपयोग किया जाता है, तो आप ऐसे न समझिए, पहले आप इसको समझ लीजिए इस तरह कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसका उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे शुरुआती जो टार्क होती है ज़्यादा आवश्यकता होती है। शुरुआती का मतलब हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो प्रारंभिक टार्क होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्शन कार्यों में किया जाता है, लिफ्ट में किया जाता है, क्रेन में किया जाता है। तो यहाँ पे शुरुआती टॉर्क जो होती है बहुत ही अधिक ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन पंखे और मिक्सर में तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया कि डीसी शंट मोटर। देखिए, डीसी शंट मोटर का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे साथियों स्थिर गति का जरूरत पड़ती है। स्थिर गति कहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे उपकरण जो होते हैं जैसे फैन हो गया, ठीक है, फैन में भी इसका उपयोग किया जाता है शंट मोटर का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि घरेलू उपकरण की यहाँ पर बात किया गया, तो घरेलू उपकरण में क्या आता है, सिंगल फेज आपका आ जाता है। तो इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि यहाँ पे आपको सी दिया गया है, तो सी यहाँ पे सही हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सही कहने करने का यही यहाँ पे मतलब है कि जो घरेलू उपकरण होते हैं उसमें सदी सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है और इसमें एसी सप्लाई पर भी ये चलता है, तो ये और भी यहाँ पे मजबूती देता है और यहाँ पे सबसे साधारण भी होता है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और डी ऑप्शन दिया गया तीन फेज सिंक्रोनस मोटर, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया। तो देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस जो मोटर होता है ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए होता है, लेकिन उपकरणों में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे और जो सही ऑप्शन होगा वो केवल सी ऑप्शन होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 में साथियों पूछा जा रहा है कि किस उपकरण का उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया रियोस्टेट। देखिए, ये आपका रियोस्टेट जो दिया गया ए ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रियोस्टेट जो होता है एक प्रकार का अ, प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाला होता है, मतलब कि परिवर्तनीय हम प्रतिरोध इसको कह सकते हैं। और उपयोग की यदि बात करें तो इसका जो उपयोग ही किया जाता है धारा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट आप देखेंगे तो जो जनरेटर होता है उसमें भी होता है, या आपने ओम का नियम सत्यापित किया होगा तो वहां पर भी आपको रियोस्टेट देखने को मिला होगा। देखिए, ये जो आपका होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे होता है, और ये आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका स्टैंड यहाँ पर है और ये ऐसे होता है, और इस पे जो होती है वायर लपेटी हुई होती है, और इस पर एक जो होता है उसको मैं नाम भूल गया, इस पर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा आप इधर खिसकाते हैं तो धारा घटती बढ़ती आपको नजर आती है, तो इसको बोला जाता है रियोस्टेट, ध्यान रखिएगा। आपने ओम का नियम सत्यापित किया होगा तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन ए सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिए गए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है साथी वो अलग होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो होता है इसको यहाँ पे बदलने की जब जरूरत होती है तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में अलग चीज होती है, लेकिन धारा को ये नियंत्रित करने में बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है केवल वोल्टेज को स्तर को बढ़ा सकता है घटा सकता है, लेकिन करंट से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे इसको गलत आंसर। और यहाँ पे कैपेसिटर दिया गया सी ऑप्शन में। तो कैपेसिटर जो होता है साथियों एक प्रकार का क्या होता है, और ये आपका ऊर्जा को संग्रहित करने वाला डिवाइस होता है, लेकिन इससे कोई भी धारा से संबंध नहीं होता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। और यहाँ पे डायोड दिया गया है। वैसे कल की वीडियो में मैंने डायोड के बारे में आपको विशेष क्वेश्चन बताए थे, जो कि यहाँ पे 20 या 25 क्वेश्चन मैंने कवर किया था। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है। यहाँ पे डायोड की बात किया गया। तो डायोड क्या है, एक प्रकार का ऐसा यहाँ पे यंत्र कह सकते हैं या युक्ति कह सकते हैं जो केवल धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। तो यहाँ पे धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, लेकिन यदि बात करें नियंत्रित करने की, धारा को कंट्रोल करने की, तो ये इसके बस की नहीं है, ये धारा को कंट्रोल नहीं करता है। तो इस कारण यह भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा, रियोस्टेट। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तीन फेज प्रणाली में प्रत्येक फेज के बीच का कोण होता है। देखिए, मतलब कि यहाँ पे जो सिंगल फेज होता है उसका तो अलग होता है,
और थ्री फेज जो होता है उसका तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो बीच का जो कोण होता है उसका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 60 अंश दिया गया, पहला है ऑप्शन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि थ्री फेज प्रणाली में जो कोण होता है वो 120 को होता है, न कि 60 अंश होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो 90 अंश दिया गया है ये आपका सिंगल फेज होता है, ठीक है, सिंगल फेज होता है, मतलब कि सिंगल फेज और जो थ्री फेज के जो कोण बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 अंश हो जाता है, लेकिन थ्री फेज प्रणाली में ये आपका 90 अंश केवल नहीं होता है, तो इस कारण यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया 120 अंश, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि थ्री फेज प्रणाली में जो होता है, जो प्रत्येक फेज जो होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो 120 अंश होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा 120 अंश बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर 180 अंश दिया गया, ध्यान से देखिए, तो ये जो 180 दिया गया है ये आपका जो हो सकता है ये द्विफेज प्रणाली में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थ्री फेज में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, जो सही होगा वो केवल सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया साथियों? कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को, देखिए सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें साथियों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि तीन फेज प्रणाली में प्रत्येक फेज के बीच कोण कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो थ्री फेज होता है उसके बीच अलग होता है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए फ्यूज सभी यहाँ पर घरों में आप प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे कम लागत भी यहाँ पे पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे इसका पूछा जा रहा है कि कार्य क्या होता है। तो ये जो किया जाता है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि शॉर्ट सर्किट हो तो अदर जो उपकरण है आपके घर में, जैसे बोर्ड हो गया और भी एसी कूलर जो भी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई है, यदि आप इस फ्यूज का उपयोग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को नष्ट कर लेता है और भी जो डिवाइस इससे कनेक्ट है वो बच जाती है, मतलब कि उसमें कोई हानि नहीं होती है। तो एक प्रकार से जो फ्यूज होता है वो सुरक्षा के तौर पे हम प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शनों को देखते हैं क्या दिया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि वोल्टेज बढ़ाना। तो देखिए फ्यूज जो होता है वो वोल्टेज को प्रभावित नहीं करता है, फ्यूज से जो होता है वो वोल्टेज पे निर्भर नहीं करता है, वोल्टेज से इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देखिए धारा को सीमित करता है। अब देखिए साथियों फ्यूज जो होता है वो धारा को सीमित नहीं करता है, बल्कि ओवरलोडिंग जब होती है और जब शॉर्ट सर्किट होती है तो इसको रोक सकता है, लेकिन धारा को सीमित नहीं कर सकता है, तो इस कारण ये भी हमारा गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन देखिए कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूज का सही कार्य है वो है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देगा कि परिपथ को चालू करना, चालू और बंद करना। तो परिपथ को चालू बंद करना ये काम होता है स्विच का, ना कि फ्यूज का काम होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। और जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, 220 वोल्ट की सप्लाई पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत शक्ति कितनी होगी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे शक्ति पूछा जा रहा है। शक्ति का मतलब पावर, और आपके क्या दे दिया गया, तो वोल्टेज दे दिया गया और एम्पियर दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं V गुणे आई कर सकते हैं, और सूत्र भी आपका होता है P बराबर VI। तो यहाँ पे पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, P आपको मालूम नहीं है तो V का मान तो आपको मालूम है, जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है, तो हम यहाँ पे V की जगह लिखेंगे 220 वोल्ट, गुणे I का मान कितना दिया गया, तो 5 एम्पियर दिया गया, तो ये आपका 5 हो गया। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका 1100 आ जाएगा। तो ये आपका जो 1100 आएगा, तो यहाँ पे सॉरी 1100, ठीक है, तो ये आपका 1100 आएगा, तो 1100 वाट में आएगा। और यहाँ पे 1100 वाट जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, केवल आपको समझने का यहाँ पे समझने में यहाँ पे सूत्र की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 8 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस विद्युत घटक का उपयोग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
तो आवृत्ति को यदि नियंत्रित करने की बात की जाए तो इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो कि इसमें कैपेसिटर भी होता है, फ्रिक्वेंसी की भी बात की जाती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर, तो देखिए जो कैपेसिटर होता है ये ऊर्जा को संग्रहित करता है, लेकिन आवृत्ति से इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। मतलब कि ये आवृत्ति को क्या करता है, ये कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता। इसी कारण हमारा ये आपका गलत हो जाता है कैपेसिटर। बी ऑप्शन दिया गया इंडक्टर। तो देखिए साथियों, इंडक्टर जो होता है वो एसी धारा के प्रवाह को यहाँ पे प्रभावित कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को ये कोई भी कंट्रोल करने की यहाँ पे इसका कोई चांस नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। और डी सी ऑप्शन देंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो साथियों दिया गया है ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज और करंट को बदलता है, ना कि आवृत्ति को। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है VFD। VFD का पूरा नाम क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है साथियों, इसका जो उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये मोटर की गति हो गई और यहाँ पे गति जो हो गई और आवृत्ति हो गई, ये दोनों में किया जाता है, क्योंकि मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, VFD का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का। तो इसी कारण हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग में आमतौर पे कौन सा तार रंग न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यदि देखिए आपके घरों में वायरिंग यदि हुई होगी, सही तरीके से वायरिंग हुई होगी, तो आप घर ही खुद अपना देख सकते हैं कि न्यूट्रल वायर जो है वो किस कलर का है। तो ये काला होता है, न्यूट्रल जो होता है वो काला होता है। बाकी यदि बात करें लाल की, तो लाल जो रंग होता है वो फेज वायर का होता है। तो यहाँ पे फेज के लिए लाल का ही होता है और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे काला होता है। और जो हरा होता है साथियों, ये अर्थिंग के लिए किया जाता है। और जो पीला होता है, ध्यान से पीला को देखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पीला जो होता है ये औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन ये घरेलू क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन घरेलू में ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मल गांव से यदि आते हैं, जहाँ पे वायरिंग जो की जाती है वो किसी कलर का कर दिया जाता है। बस आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि ये जो है यहाँ पे अर्थिंग का है और ये किस चीज़ का है, फेज का है, ये बताया जाता है। क्योंकि पीला भी जो तार होता है वो गांव में यूज होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो काम कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है कि वो आपको बताए कि ये फेज का है या न्यूट्रल का है। लेकिन एक सही इलेक्ट्रीशियन की भाषा में यदि बात करें, तो पीला रंग जो होता है ये जो होता है नॉर्मल यहाँ पे घरेलू वायरिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका उपयोग जो किया जाता है औद्योगिक यहाँ पे वायरिंग में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और सही जो आपका सही हो जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, काला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी प्रतिरोधी परिपथ में यदि धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो आपका हो जाता है 4 गुना हो जाता है। 4 गुना कैसे हो जाएगा, चलिए इसको भी देख लीजिए। देखिए 4 गुना इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, उसका सूत्र क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे धारा जो है आपका आई है, तो आई को यहाँ पे कहा जा रहा है कि धारा को दोगुना कर दिया जाए। ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए, धारा को दोगुना कर दिया जाए। तो धारा को दोगुना मतलब यहाँ पे आई जो है इसको दोगुना करा है, मतलब कि 2i। तो P बराबर यदि आप 2i आर यदि लिखते हैं, दोगुना यदि आप करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पे i का स्क्वायर भी है तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो जो आपका जो धारा हो जाएगी साथियों क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। मतलब कि शक्ति 4 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो शक्ति होगी वो 4 गुना हो जाएगी। और ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए सी ऑप्शन दिया गया कि 4 गुना हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, 60 या 100 या 120 हर्ट्ज। तो देखिए अलग अलग देशों में जो होता है वो अलग अलग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे यहाँ पे भारत के आप रहने वाले हैं तो इसमें 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है ए ऑप्शन में। और यदि 60 हर्ट्ज जो यहाँ पे दिया गया है तो ये आपका अमेरिका का होता है। और यहाँ पे जो दिया गया है
100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज जो होती है, ये जो होता है ये बिल्कुल अलग होता है, ये अलग देशों का है। तो आप फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे जो आपका 50 हर्ट्ज दिया गया ये भारत के लिए सही है। और 120 जो यहाँ पे दिया गया है ये आपकी जो आवृत्ति होती है, इन्वर्टर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है उसमें यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका 50 हर्ट्ज भारत के लिए, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12 है साथियों, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने की बात किया जा रहा है, जिससे ए ऑप्शन दिया गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एक सिंगल वाइंडिंग में उपयोग किया जाता है, मतलब कि एक विशेष तौर पे यहाँ पे उपयोग किया जाता है केवल सिंगल में, ये डबल में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और नहीं ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे साथियों दिया गया है बी ऑप्शन की स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, ठीक है, मतलब केवल वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम करता है। तो ट्रांसफार्मर में आपको स्टेप अप भी देखने को मिलेगा और स्टेप डाउन भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर करता है। तो ट्रांसफार्मर में आपका स्टेप अप भी आ जाता है और स्टेप डाउन भी हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी दिया गया है, डी दोनों, मतलब कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 13 में कि इंसुलेटेड उपकरणों को टेस्ट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो इंसुलेटेड जो उपकरण होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं मेगर का। जी हाँ, यहाँ पे मेगर आपका बी ऑप्शन दिया गया है। चलिए सभी ऑप्शनों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का जो उपयोग किया जाता है वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, इस कारण यहाँ पे मल्टीमीटर हमारा गलत हो जाता है। मेगर जो यहाँ पे दिया गया है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड प्रतिरोध मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया कि क्लैप मीटर। तो जो क्लैप मीटर होता है इसका अलग कार्य होता है। देखिए, जब एसी और डीसी की करंट मापने की बात की जाती है तो उस समय हम यहाँ पे क्लैप मीटर का उपयोग करते हैं, ना कि मेगर का उपयोग करते हैं। तो क्लैप मीटर का अलग कार्य है, तो इस कारण भी हमारा ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिए गए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर वो वोल्टेज मापने के लिए उपयोग में आता है। इंसुलेशन टेस्ट से कोई भी इसका लेना देना नहीं होता है, तो इस कारण भी हम आपको इसको गलत मारेंगे। और सही जो ऑप्शन होगा वो केवल बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कम्यूटेटर होता है उसका कार्य पूछा जा रहा है, किसका कार्य क्या होता है। तो कम्यूटेटर का कार्य होता है डीसी मोटर में धारा की दिशा को बदलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे आपको बी देखने को मिल जाता है, डीसी मोटर में धारा की दिशा को बदलना। ये किसका काम होता है, तो कम्यूटेटर का कार्य होता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे कि धारा को एसी से डीसी में बदलना। तो कम्यूटेटर जो होता है साथियों ये आपका एसी डीसी कन्वर्टर की तरह कार्य नहीं करता है। तो ये कन्वर्टर जो होता है ये इसमें अलग कार्य होता है, तो इस कारण यहाँ पर हम इसको गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे कि गति को नियंत्रित करना। तो देखिए साथियों, गति को यहाँ पे नियंत्रित करने की बात कही गई है। तो मोटर की गति वोल्टेज और करंट जो होती है उसको यहाँ पे नियंत्रित से प्रभावित करती है, माने कंट्रोल की तरह यहाँ पे प्रभावित करती है। तो इसमें कम्यूटेटर का कोई भी काम नहीं होता है जो गति को यहाँ पे कम या ज़्यादा करे। ये कम्यूटेटर का अलग कार्य होता है। ये केवल जो होती है क्या करती है, डीसी मोटर की में धारा की दिशा को बदलती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देगा कि तापमान को नियंत्रित करना। तो तापमान नियंत्रित की बात अलग होती है, क्योंकि तापमान नियंत्रित के लिए हम थर्मल सेंसर का प्रयोग करते हैं या कूलिंग सिस्टम होता है उसका उपयोग करते हैं, न कि यहाँ पे हम कम्यूटेटर का करते हैं। इस कारण ये हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो केवल केवल साथियों ऑप्शन बी होगा, डीसी मोटर में धारा की दिशा बदलना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करता है।
तो जब भी एसी से डीसी में यदि परिवर्तित की बात किया जाए तो उस समय आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये रेक्टिफायर का काम होता है। जी हाँ साथियों, जो रेक्टिफायर होता है इसका काम होता है, क्योंकि रेक्टिफायर का ही उपयोग हम करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। और यहाँ पे रेक्टिफायर आपका सी ऑप्शन दिया गया है। अगला यहाँ पे देखिए, अगले में यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है, और यहाँ पे इसका एसी डीसी से कोई भी संबंध नहीं होता है, इसी कारण हमने इसको गलत मारा। और इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का अलग काम होता है, डीसी को एसी में ये बदलता है। लेकिन ये आपका बिल्कुल उल्टा नहीं यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए कहा जा रहा है, और इन्वर्टर का काम होता है डीसी से एसी में बदलने का। तो इसी कारण हमने इसको गलत मारा। बाकी यहाँ पे रेक्टिफायर तो सही है ही, तो इसको छोड़ देते हैं। अब एम्पलीफायर को देख लीजिए। तो एम्पलीफायर जो होता है, ये आपका एक तरह से इस एम्पलीफायर सिंगल के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप टीवी यहाँ पे उपयोग कर रहे हो, तो उसमें आपका एंटीना लगाया जाता है, एक तरह ये सिग्नल की तरह इसमें उपयोग किया जाता है। तो सिग्नल में ये आपका एम्पलीफायर ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। बाकी इसका एसी डीसी या डीसी एसी से कोई भी संबंध नहीं होता है, तो इस कारण भी हमने इसको गलत मारा। तो यहाँ पे जो हमारा सही है वो केवल सी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखिए, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अर्धचालक मतलब कि सेमीकंडक्टर कौन सा है, जो कि यहाँ पे सबसे अधिक उपयोग करने की बात कही गई है। तो सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है वो केवल सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए ए ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। जो सिलिकॉन होता है साथियों, ये सबसे यहाँ पे बात किया जाए तो ये आपका उपयोग करने वाला यहाँ पे चीज़ होता है। और ये बहुत ही यहाँ पे कहा जाए तो एक तरह से आम अर्धचालक होता है। और इसका उपयोग की यदि बात करें तो ट्रांजिस्टर में भी उसका उपयोग किया जाता है, डायोड में यहाँ पे किया जाता है, डायोड को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि इसमें दो आपका होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। तो ये डायोड में उपयोग किया जाता है। और बाकी जो आईसी होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का यहाँ पे ज़्यादातर उपयोग किया जाता है अर्धचालक में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जर्मेनियम दिया गया, तो ये जर्मेनियम को मैंने आपको अभी बताया कि ये डायोड में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन डायोड में जब उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल जर्मेनियम ही नहीं है, सिलिकॉन की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है। इस कारण यहाँ पर जर्मेनियम को हम गलत मारेंगे, ध्यान रखिएगा। जर्मेनियम भी क्या है, एक अर्धचालक की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सिलिकॉन की तुलना में इसका जो काम है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पे कापर दिया गया है। तो कापर जो होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के रूप में ये कार्य करता है, अर्धचालक के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम इसको भी गलत मारेंगे। और यहाँ पे आयरन दिया गया है, तो आयरन क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, एक धातु है। और इसका अर्धचालक से उपयोग बिल्कुल यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है, तो इस कारण भी हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ए ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध 10 ओम और वोल्टेज यदि 100 वोल्ट है तो करंट कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दिया क्या गया है, आप सभी को मालूम है ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर होता है। अब इसमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पे प्रतिरोध आपका दे दिया, प्रतिरोध मतलब आर का मान दे दिया गया है, और वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आई ज्ञात करना है। तो आप इसको आई को बाहर निकालिए। तो जब आप आई को बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, V अपान आर हो जाएगा, ठीक है, V अपान आर हो जाएगा। तो V का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 100 वोल्ट दिया गया है। तो 100 आप यहाँ पे लिख दीजिए, और आर का मान यहाँ पे आपको मालूम है, और यहाँ पे कितना दिया गया, आर का मान, आर का मान 10 ओम दिया गया है। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब इसको भाग दीजिए, कितना आता है, तो आप इसको भाग देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 जो एम्पियर दिया गया है वो ऑप्शन में ए दिया गया है, सॉरी सी दिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सॉरी दोस्तों, मैंने इतना ही क्वेश्चन कवर किया था, इसमें आपको 20-22 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।